मैं डॉक्टर आसाराम त्रिपाठी, एक्स प्रोफेसर एंड हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आज एक ऐसे विषय पर आप लोगों से चर्चा करूंगा जिसका बड़ा ही शैक्षणिक महत्व है और साथ साथ समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विषय है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। कुछ आर्थिक शब्द हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उनमें है विनियोजन। विनियोजन का जो प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर चतुर्दिक पड़ता है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे आय से है, हमारे बचत से है, और विशेष रूप से हम वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो वित्त से है। तो कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन, विनियोजन प्रबंधन, सेविंग को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हमारे वित्तीय नियोजन के अंतर्गत आती हैं। वित्त का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हर व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि यह हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय का एक महत्वपूर्ण अंग है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दूसरे नंबर पर अर्थ है। अर्थ मीन्स वित्त। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए ये वित्त बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन है, सभी में विनियोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्यास्य वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स गुणवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। तो वित्त का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो वित्त को हम किस प्रकार से अपने जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने सामाजिक जीवन के लिए, अपने राष्ट्रीय जीवन के लिए व्यवस्थित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों की एक प्रवृत्ति है कि जो भी हमारी आय होती है उस आय का एक भाग बचत करते हैं, लेकिन यदि वह बचत निष्क्रिय रहे तो निश्चित रूप से उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। हम फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से उस वित्त को वित्त कमाने के लिए और भी धन कमाने के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं, और वह जो अतिरिक्त धन हम वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, वित्तीय नियोजन के माध्यम से अर्जित करते हैं, वो हमारे परिवार के लिए भी, हमारे निजी जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम कैसे करें? सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने आता है वह है स्टेप्स। हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल होता है कि वो किस प्रकार से बचत करता है, कितनी बचत करता है, उस बचत को कितने समय के लिए विनियोग कर सकता है, कौन कौन से उसके आने वाले खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए तो जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ टू असर्टेन द गोल। ऑब्जेक्टिव अपना करिए। मैंने जो आइडेंटिफाइंग द गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप कि हमें अपने बचत को किस प्रयोजन के लिए प्रयोग करना है, साथ साथ हमें अपने एसेट्स को, अपने एक्सपेंसेस को, अपनी लाइबिलिटीज़ को उसी के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने गोल के हिसाब से, और उसी के अनुरूप तब हम इन्वेस्टेबल एसेट्स, जो एसेट क्लास हैं, उनको सर्च करेंगे, उनका शेड्यूल बनाएंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे, और उन्हीं प्रायोरिटीज़ के आधार पर फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह विषय इतना गंभीर है और इतना प्रभावी होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे फैक्टर्स, स्मॉल फैक्टर्स आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस इट। तो इसलिए यदि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, तो वह पोर्टफोलियो हर समय उतना ही प्रभावी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम उसका अप्रेजल बहुत आवश्यक है। समय समय पर उसमें रिस्क कोनोटेशंस पर विचार करें, उसके जोखिम तत्वों पर विचार करें, उसके आय तत्वों पर विचार करें, और उसके अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा।
तो फ्रॉम टाइम टू टाइम रिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो इज आल्सो वेरी एसेंशियल एंड दिस साइक्लिकल फेज इज कंटिन्यूइंग। व्हेनेवर वी आर टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो हमें बार बार उसको रिवर्स करके, अप्रेजल करके, इवेलुएट करके बनाना पड़ेगा। देन ओनली आवर पोर्टफोलियो वुड बी ऑप्टिमम वन। जब हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया तो 3 विशेष रूप से उद्देश्य हम लोगों के सामने रहते हैं, हम सब लोगों के लिए। पहला है प्लान फॉर इमरजेंसीज। कोई एग्जिजेंसीज आ जाए परिवार में तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ अपना फंड व्यवस्थित करना पड़ता है। दूसरा है फैमिली गोल्स। व्हेन वी आर पासिंग आउट एंड एंटरिंग इन द सोशल लाइफ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हमें बच्चों की शिक्षा देनी है, घर मकान बनवाना है, और अल्टीमेटली व्हेन वी आर गोइंग टू सुपरएनुएट, तो वी हैव टू प्लान फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स आल्सो, सो दैट वॉट एवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग, दैट लाइफ मस्ट बी कंटिन्यूड। इसके लिए हमें व्यवस्था करना पड़ेगा। एक जो विश्लेषण है कि हमें कैसे करना चाहिए, तो एक प्रश्न पर यदि आप विचार करें और अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाहें, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन। देयर इज चेंज इन द परचेजिंग पावर। मुद्रा की जो क्रय शक्ति है या हमारी जो क्षमता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी है, वह इन्फ्लेशन के आधार पर प्रभावित होती है। एक उदाहरण के माध्यम से इसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि यदि केवल 6% इन्फ्लेशन रहे तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सपोज वी आर मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1 लाख टुडे, तो व्हाट वुड बी अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड एट द रेट ऑफ 6% इन्फ्लेशन। तो हमें 25 साल बाद 4,29,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी व्हेन वी आर एज्यूमिंग दैट द इन्फ्लेशन रेट इज 6%। और एक बड़ा महत्वपूर्ण आविष्कार है हमारे बिजनेस एजुकेशन में, और वह चमत्कार है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये हमें बड़ी मदद करता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का इसेंस है। सेवरल बिजनेस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड एंड दे आर ऑपरेटिंग देयर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यदि आप देखें तो यदि हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लमसम अमाउंट ऑफ 1 lakh rupees today, then at various rates of interest, when we are managing our portfolio, suppose at the rate of 5%, तो हमारा 1 लाख रुपया विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वो 3.4 लाख 3,40,000 रुपये फेच आउट करेगा 25 साल के बाद। यदि हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और वह रिटर्न देता है 7%, तो उसके आधार पर हम 5,40,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। यदि हम अपने पोर्टफोलियो से 9% ब्याज, 9% रिटर्न अर्न कर लेते हैं, तो सेम अमाउंट इज गोइंग टू फेच आउट 8.6 lakhs। और यदि हमारा पोर्टफोलियो बढ़िया बना और अच्छे से जब हम रिटर्न को मैनेज किए, पोर्टफोलियो को मैनेज किए और 11% रेट ऑफ रिटर्न दिया, तो हमारा 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है वह 13,60,000 रुपया रिटर्न करेगा। ये तो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है। यदि आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 साल बाद आपने देखा कि 1 लाख रुपए यदि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो हमें 4,29,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा यदि 1 लाख रुपए आज हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, तो हमें इस तरह से रिटर्न मिल सकता है। तो दिस इज द गिमिक, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन एक दूसरे तरह का भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और वह है मंथली इन्वेस्टमेंट। यदि 10,000 रुपये पर मंथ हम इन्वेस्ट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर्स,
25 साल के लिए करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम रिजल्ट देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे पोर्टफोलियो में होता है। यदि 5% हम मैनेज करते हैं तो 59.6 लाख लमसम अमाउंट हमें ये देगा, रिटर्न देगा। हमारा जो टोटल वैल्यू होगी वो 59,60,000 रुपये हमें प्राप्त होंगे। यदि हम मैनेज कर लेते हैं अपना 11% रेट ऑफ रिटर्न तो हमें 168 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग व्हेन वी आर मैनेजिंग आवर फंड वी आर मेकिंग आवर फाइनेंशियल प्लान इन सच अ वे दैट आवर पोर्टफोलियो कुड फेच आउट द गुड रिटर्न, अच्छा रिटर्न हमको दे, तो हम अपनी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अपने जो रहन सहन का स्तर है वो बहुत ही बढ़िया मैनेज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क रिटर्न का मैट्रिक्स। हमेशा जब भी, क्योंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, जहाँ रिटर्न है वहाँ रिस्क साथ साथ है, तो इसलिए जब भी हम हायर रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं तो वी मस्ट बी रेडी to bear the higher amount of risk also. But the investment management deals that how we can manage our portfolio, optimum portfolio with the low level of risk and higher rate of return. So, this is the important aspect of the portfolio management where we can manage our fund, manage our portfolio so that the minimum amount of risk could be associated with us and we can manage with the given circumstances of the investment environment, we can manage higher rate of return. किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं? तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पर विचार करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो अभी हम लोगों ने बात की कि रिस्क और रिटर्न, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप फोरमोस्ट फंडामेंटल फैक्टर है हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। और ये रिस्क रिटर्न प्रोफाइल हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की अलग होती है। कारण ये कि उनका इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अलग है, संस्थाओं का अलग है, परिवारों का अलग है। जितने भी हमारे घटक हैं सभी की इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अलग अलग है। तो उस पर विचार करके तब आगे बढ़ना चाहिए। और उसके अलावा कितने तत्वों पर विचार करना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण है सेफ्टी, सुरक्षा। आज आए दिन हम लोगों को समाचार मिलते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया वो इन्वेस्टमेंट पूंजी स्कीम के माध्यम से, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हुआ और हार्ड अर्न मनी समाज की लुटती चली जा रही है। तो इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है सुरक्षा, सेफ्टी। बिना सेफ जोन के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे क्षेत्रों का, ऐसे एसेट्स का चुनाव करना चाहिए जो रेगुलेटेड हों, जिनके लिए हमारे पास कानूनी संरक्षण हो। उन्हीं योजनाओं को और उन्हीं एसेट क्लास को हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो में उसे शामिल करना चाहिए। लिक्विडिटी, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका फंड उसके पास रहे। क्यों? एक विद्वान अर्थशास्त्र के हुए प्रोफेसर जॉन मेयार्ड कीन्स, तो उन्होंने अपने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में भी 3 लिक्विडिटी प्रेफरेंस के टेनेट्स बताए, मोटिव्स बताए। द फर्स्ट मोटिव इज द ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड मोटिव इज द प्रिकॉशनरी मोटिव, और थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव। और ये जो स्पेकुलेटिव मोटिव है ये इन्वेस्टमेंट के एट पार है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो फर्स्ट है विच हैव बीन डिनोटेड एज L1, तो L1 कंपल्सरी है। ईच इंडिविजुअल इज मेकिंग द लिक्विडिटी अरेंजमेंट फॉर L1।
वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए करते हैं और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए करते हैं। तो L1 likely to be the constant because it is going to be influenced by the profile of the investor. लेकिन जो दूसरा है L2 है, L2 is very essential for the investment. तो each individual is trying to make their funds liquid. और एक सामान्य धारणा भी है, सामान्य विचार भी हम सब लोगों के होते हैं कि अपना धन, अपना वित्त, अपनी मुद्रा अपने पास रहे। But there is a contradictory relationship between return and the liquidity. If we are keeping our funds liquid, naturally we are being deprived of the return. हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास से पैसा दूसरी जगह लगेगा, तभी हमें रिटर्न मिलेगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है लिक्विडिटी एंड रिटर्न में। लेकिन आज बाजार में ऐसे एसेट्स मौजूद हैं कि हमें रिटर्न भी मिलते हैं और साथ साथ हम चाहें तो अपने फंड को लिक्विड भी कर सकते हैं, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट इज अवेलेबल। हम अपने जो भी एसेट्स हैं, यदि आप चाहते हैं तो वी कैन गो इन द सेकेंडरी मार्केट एंड डिस्पोज ऑफ, वी कैन गेट द मनी बैक, द लिक्विडिटी एलिमेंट इज देयर। तो जो यह इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी सेगमेंट है, यह हम बड़े अच्छे तरह से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तीसरी बात है रिटर्न। रिटर्न पर हम विचार कर चुके, रिस्क और रिटर्न। तो रिस्क और रिटर्न दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो नेचुरल है ज़्यादा रिटर्न। इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न, वी मस्ट बी रेडी फॉर एज्यूमिंग द हायर अमाउंट ऑफ द रिस्क इज आल्सो। बट द इन्वेस्टर who is a rational one, who is acquainted with, we have the knowledge of the gimmicks of the investment and investment environment, he can manage the optimum level of the risk with the good amount of the return also. Another important factor which we consider while we are going to make the investment, that is the convenience, सुविधा। आज भी हमारे देश में इनफॉर्मल मनी मार्केट सेगमेंट उपलब्ध है। इन बिजनेस बैंकर्स आर ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि कन्वीनियंस बहुत बड़ा एलिमेंट उनके साथ जुड़ा है। आज किसी को ज़रूरत हुई तो डायरेक्टली दे कैन गो एंड अप्रोच द मनी लेंडर्स, द इंडिजिनस बैंकर्स, दे आर प्रोवाइडिंग। तो कन्वीनियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। While we are going to construct our portfolio, we must take into consideration that what assets are conveniently available and how we can conveniently transact those assets in the investment market. तो इसलिए सुविधा बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। मार्केट साइज, टिकट साइज, हम कितने से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम बैंकों की देखें, बैंक डिपॉजिट्स देखें, तो व्हाट एवर अमाउंट वी आर कीपिंग एट आवर डिस्पोजल वी कैन इन्वेस्ट, एंड ड्यूरेशन आल्सो, even in terms of the days and up to the years we can invest in the bank deposits. Similarly, in the securities market also, सेबी ने प्रोविज़न किया है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें SIP 500 रुपये से शुरू हो सकती है। तो विद दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ द 500 रुपीज़ इन्वेस्टर कैन इंटर इन द सिक्योरिटीज मार्केट थ्रू SIP ऑफ द म्यूचुअल फंड रूट। तो हम ये देख रहे हैं कि टिकट साइज हमारे कमेंसुरेट है कि नहीं, हम कितना कर सकते हैं और किस साइज में, किस टिकट साइज में, किस इन्वेस्टमेंट साइज में और कितने समय के लिए वो इन्वेस्टमेंट क्लास मौजूद है, उसके अनुसार हम अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अर्निंग, हाउ वी कैन manage our fund, at what disposal this earning is going to provide the tax benefit, tax consideration, because sizable number of investors are there who are prone to the tax. They consider such type of the schemes, such type of asset class
which are providing the tax exemptions. So tax consideration, tax deductions, tax flexibility is also very important element for considering our financial planning for our investment management. साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमें विचार करने के लिए, जैसे लिक्विडिटी की मैंने बात की, इसी से सिमिलर है मार्केटेबिलिटी. हाउ वी कैन मार्केट आवर एसेट क्लास so that we can encash it with the help of the market, and convenience is also attached with. तो these are the certain important attributes जिन पर हमें विचार करना चाहिए जब हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट किए हैं. एक चार्ट से हम ये बताना चाहते हैं आपको कि इन्वेस्टमेंट के जितने क्लास हैं, एसेट क्लास हैं, उनका रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या रहा है. यदि पिछले 30 साल की स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये रिटर्न निकाला है उसको हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि यदि इन्फ्लेशन 6.7% रहा है पिछले 30 साल में, इन्फ्लेशन हमारी रिटर्न को डेविएट करती है, परचेजिंग पावर को रिड्यूस करती है. जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी तरह से 8% रिटर्न को मैनेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से, तो विथ दिस एलिमेंट, दिस इन्फ्लेशन एलिमेंट, इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यदि वो 6.7% है तो हमें 8 माइनस 6.7% ही नेट रिटर्न प्राप्त हुआ. तो हमें नेट रिटर्न प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करें. और कुछ इन्वेस्टमेंट क्लास दिए हुए हैं, जैसे यदि किसी ने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया तो ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स ही कैन मैनेज 8.5% एनुअल रिटर्न. इन द फिक्स्ड डिपॉजिट it was 8.78%. In the gold, it was 8.83%. In PPF, 9.64%. And C, in the equity market, it was 15.4%. So securities market is providing 15.4%. It is calculated on the basis of the SEBI rate, and it is not the hypothetical, it is exactly calculated during the last 30 years. Average return is given. So what we are observing, that if we are managing our portfolio not only in the fixed deposit, तो फिक्स डिपॉजिट में आप केवल एवरेज 8.78 ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स आप मैनेज कर सकते हैं. लेकिन जब आप डिफरेंट क्लास को अपने इन्वेस्टमेंट में शामिल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका रिटर्न एक सफिशिएंट अमाउंट और सब्सटेंशियल अमाउंट वी कैन मेक द रिटर्न. कौन कौन से हमारे एरियाज हैं जहां कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. विशेष रूप से यदि हम सिक्योरिटीज़ मार्केट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट हो जाते हैं. एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट. कैपिटल मार्केट के अंतर्गत बायर्स एंड सेलर्स असेंबल्ड. बायर कौन है? जो इन्वेस्टर्स हैं. सेलर कौन है? कारपोरेट यूनिट्स हैं जो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं. तो इशूअर कंपनियां तथा जो बायर्स हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैपिटल मार्केट में होता है. तो व्हेन दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टेड, तो दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी सिक्योरिटीज मार्केट. और लेटर ऑन जब वो सिक्योरिटीज लिस्ट हो जाती हैं स्टॉक एक्सचेंजेज में तो वे सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध रहती हैं. एंड इन द सेकेंडरी मार्केट आर इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, one investor is interacting with the another investor. वहाँ buyer और sellers are the investors, both are investors, and they can get the securities in the stock market. Stock market undoubtedly is affected with the sizable amount of risk.
because it is unique security. It is not the investment securities. By holder of these securities, investors are entitled to get the ownership rights also. So, when they are going to enjoy the ownership rights, undoubtedly they must be ready to assume the higher amount of risk also. So, if more amount of risk, higher amount of return is there, so higher amount of risk is also associated with the equity shares. But other securities in the capital market is also available, which are lesser risky, which are providing the constant return. So, we can have the securities market with the varied characteristics of the securities. Another important avenue available for the investor is the mutual fund. When we are going to select the mutual fund, some of the distinguishing features available with the mutual fund, because when we are pooling our funds, so these pooled fund managed by the professional managers, they are expert in the field of investment. They are creating the portfolio, and whatever return associated with those mutual fund, with the deduction of the NAV, net asset value. So, whatever market value is there, outstanding market value is there, that is available for the unit holders. So, we can enjoy the capital market benefits through mutual fund route also, and this route is very helpful for the investor and providing a good return when they are going to incorporate these various schemes, various types of scheme available in the mutual fund also. Then the question is, why mutual funds? These are managed by the professional managers, everything is transparent. Secondary market or in even the primary market, mutual fund could be encashed, very convenient, a small ticket size, as I have already mentioned that with the help of 500 rupees we can enter in this particular field in SIP. Though SEBI is considering to reduce even 500 up to 250 also, very soon we can have the circular from the SEBI, because it is seriously considered by the SEBI to reduce this ticket size. Diversification, this is very important principle of investment management. One should not keep their fund in the one asset class. We have to diversify, because with the help of the diversification, we can reduce certain category of risk also. It is well regulated segment. SEBI, Securities and Exchange Board of India is there, that Securities and Exchange Board of India is regulating each and every player of the mutual fund, and it has been made compulsory, mandatory to provide all information at certain spell of time to the investors. So, it is very essential for the mutual fund to provide each and every information in transparent manner to the investors. As far as the cost is concerned, very least cost is associated with the mutual fund. So, in this way mutual fund is one of the category which is available for the investor. They can incorporate while they are going to construct their portfolio. But while we are investing in the mutual fund, due diligence is required. We must consider certain element, so that we can be very safe. Safety element should be there. Whatever mutual fund is selected, we must consider the fund versus benchmark performance, expense ratio, risk level, funds history, portfolio turnover ratio, background and inventory of the history of the fund manager. All these points must be considered. Another scheme of the mutual fund is also available for the investor. They can consider exchange traded fund. These mutual fund schemes are listed in the stock exchanges, and every time we can get the market price of these schemes
and that is also providing good return to the investors. Gold is also very important segment for the investment. Government of India through Reserve Bank of India provides a scheme, bond scheme, which is convertible in terms of gold. So persons may just purchase the gold and good return they can associate by the sovereign gold bond scheme. This scheme is not available all the time. From time to time, Reserve Bank of India is publishing this scheme and investor can invest in this particular scheme also. So, very brief, we touched upon the various investment avenues. So, we can take while we are going to construct out the portfolio, while we are going to finalize our financial planning and constructing the investment, we can consider all these elements should be incorporated. What happened? Conventional investor is making the saving and those savings are put in the only bank deposits, and we have seen that if only one asset is there, the principle of diversification is not going to be satisfied, and the return which we are getting, that is also the least one. So, this is very essential for students, because it is having the academic interest, and all students are also required to spread this message of the financial planning and investment to the society, so that this investment could provide the constructive role for the societal development, for the economic development of the country. We are fully aware that while the economy is going to make the investment, that is going to fetch out multiple growth in the national income. हमारी राष्ट्रीय आय बहुत बढ़ जाती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इज देयर। तो इसलिए हम विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि यद्यपि ये हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है, हमारे एकेडमिक सिलेबस का पार्ट है, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ समाज में यह मैसेज देना चाहिए कि वो अपनी बचत को, जो उनकी हार्ड अर्न मनी है, बड़े मेहनत से वो बचत करते हैं, वह बचत किसी ऐसे हाथ में न जाए कि केवल हाथ मलना रह जाए, न तो हमारे देश के काम आए, न उनके व्यक्तिगत काम में आए। इसलिए हमारी अपील है टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट they can provide this message to the society as a whole for the benefit of the country, for the economic development of the country. और सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है, इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और डिटेल में आपको सिक्योरिटीज़ मार्केट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।